आपका दोस्त विपिन कुमार पांडे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उभरती साक्षरता पर। उभरती साक्षरता को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उभरती साक्षरता के अलग अलग पहलुओं पर काम करके हम बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं। उभरती साक्षरता की यह चर्चा आज मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के अंतर्गत होगी, जिसमें पहला बिंदु है कि उभरती साक्षरता की पृष्ठभूमि क्या है और इसकी जरूरत क्या है। दूसरा है कि उभरती साक्षरता की परिभाषा क्या है। तीसरा है उभरती साक्षरता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। और चौथा और अंतिम बिंदु है जिसमें हम यह चर्चा करेंगे कि एक स्कूल उभरती साक्षरता के पहलुओं पर काम करने के लिए किन किन रणनीतियों का प्रयोग कर सकता है। उभरती साक्षरता की पृष्ठभूमि और जरूरत पर बात करें तो कुछ बुनियादी बातों पे हमें गौर करने की जरूरत पड़ती है। मसलन हम सभी अक्सर मानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई औपचारिक रूप से स्कूल में ही शुरू होती है। शिक्षक ही वह पहला माध्यम होता है जो बच्चों को अक्षरों से रूबरू कराता है, पढ़ने की स्किल सिखाता है और वह शिक्षा के लिए बच्चों की मदद करता है। जबकि गौर से देखें तो ऐसा नहीं है। बच्चे करीबन 2 से 3 साल की उम्र के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखने और समझने लगते हैं। उस देखने और समझने की प्रक्रिया में वो तमाम चित्रों से ऊपर हो जाते हैं, तमाम शब्दों से ऊपर हो जाते हैं और कहीं न कहीं उसमें तारतम्यता बिठाते हुए वे चित्रों और शब्दों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जानने और समझने लगते हैं। शायद यही कारण होगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग रंगों के माध्यम से, अलग अलग चित्रों के माध्यम से कई बार बिस्किट्स, मैगी या ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जानने और समझने लगते हैं। तो ऐसे में हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूल के बहुत पहले, करीबन 2 से 3 साल पहले, बच्चे पढ़ने लिखने की प्रक्रियाओं से रूबरू होने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब अगर बच्चों को बेहतर एक्सपोजर दिया जाए तो बच्चे स्कूल में जाकर के और बेहतर तरीके से लिखने और पढ़ने की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के पहले हमको यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिस देश में रहते हैं, यह देश बड़ी ही विविधताओं वाला देश है। तमाम वर्गों के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम भूगोल में बसे हुए लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग बोली भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग आर्थिक स्थिति है और अलग अलग तरीके के संसाधनों तक पहुंच है। जब हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो किस तबके के बच्चे होते हैं, तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं करीबन 70% के आसपास, जिनके पास बहुत उचित मात्रा में संसाधन नहीं होते। उचित मात्रा में संसाधन न होने का मतलब यह है कि उनके घरों में प्रिंट को देखने समझने के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। उनके घर में शायद ही कोई पेपर आता हो, न्यूज़पेपर आता होगा, शायद ही कोई विज्ञापन का पैकेट आता होगा या ऐसे बहुत सारे कम खाद्य पदार्थों के पैकेट आते होंगे जिनके चित्रों को देख और समझ सके। ऐसे में क्या होता है कि एक बड़े तबके के बच्चे जिनको कि प्रिंट रिच वातावरण अपने आप मिलना चाहिए था, उससे वो उनको नहीं मिल पाता। ऐसे में नहीं मिल पाता। इसी दौरान कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसे तमाम अवसर उपलब्ध होते हैं। अब ऐसे तमाम अवसरों को उपलब्ध होते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से स्कूल में आने के पहले ही गुजर चुके होते हैं। और ऐसे में आपने गौर किया होगा कि क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो संकोची स्वभाव के, जिसको हम बोलते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वोकल होते हैं या खुद बहुत सारी बातों पे आगे आके पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह एक्सपोजर किस तरीके का हुआ वो बड़ा काम करता है। मध्यम वर्गीय बच्चों के पास में तमाम ऐसे अवसर होते हैं जब वो प्रिंट से होकर गुजरते हैं। वो तमाम तरीके की कहानियों की किताबों से होकर गुजर सकते हैं, समाचार पत्रों में छिपे चित्रों से होकर गुजर सकते हैं, विज्ञापनों को देख सकते हैं, खाद्य पैकेट पर छपे तमाम तरीके के चिन्हों को देख सकते हैं और उनसे वो कोरिलेट करके बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने लगते हैं। जबकि एक बड़े तबके के पास ऐसा अवसर नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए
एक शिक्षक की भूमिका कहीं न कहीं इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि वो इन सामाजिक अंतरालों को देख सके, समझ सके और ऐसे बच्चों की क्लासरूम में मदद कर सके, एक निश्चित योजना बना के, जो एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर उनको देखने, पढ़ने, लिखने के शुरुआती दौर में तमाम एक्सपोजर नहीं मिले हैं। ऐसे दौर में, ऐसे समय में शुरुआती कक्षाओं में, खास करके पहली और दूसरी कक्षाओं में उभरती साक्षरता के अलग अलग पहलुओं पर काम करना बड़ा ही बेहतरीन स्टेप हो सकता है बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि उभरती साक्षरता किसे कहते हैं, उभरती साक्षरता को अगर हम शब्दों में पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, पहले भी बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 से 3 साल की उम्र में लिखित चिन्हों को पहचानने और अलग अलग चिन्हों द्वारा खुद को व्यक्त करने लगते हैं। देखा जाए तो यही उभरती साक्षरता है, यानी स्कूल जाने के पहले ही जब बच्चे शब्दों के द्वारा, लिखित चिन्हों के द्वारा खुद को व्यक्त करने लगते हैं और उनको पहचानने लगते हैं, तो दरअसल वे उभरती साक्षरता से रूबरू हो रहे होते हैं। उभरती साक्षरता के अगर हम घटकों की बात करें कि उभरती साक्षरता के घटक कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके 2 घटक हैं। पहला है उभरता पठन और दूसरा है उभरता लेखन। उभरता पठन को हम परंपरागत रूप से पढ़ने से पहले का पठन बोल सकते हैं और इसी तरीके से उभरता लेखन को हम परंपरागत रूप से लिखने से पहले का लेखन बोल सकते हैं। इस लेखन को अनगढ़ लेखन भी कहा जाता है। उभरता पठन को विस्तार से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि इसमें कुछ अलग अलग बिंदु होते हैं जिनको जानना और समझना बेहद जरूरी होता है। मसलन उभरता पठन के मुख्य बिंदुओं को देखें तो जो पहला बिंदु आता है वह है लिखित पाठ को सुनकर समझना। दूसरा होता है पठन अभिनय करना अथवा किताबें उल्टने पर रखना। तीसरा है लोगोग्राफिक पठन। लोगोग्राफिक पठन में क्या होता है मुख्य रूप से कि वो बच्चे शब्द को चित्रों के माध्यम से पहचानने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं। प्रिंट चेतना का बोध होना। प्रिंट चेतना में देखा जाए तो जो बच्चे बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा गया है उसे पढ़ा जा सकता है। इस बात की समझ जब बच्चों में विकसित हो जाती है तो बोलते हैं कि बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित हो गई है। उभरता लेखन के पहलुओं को देखें तो उभरता लेखन में बच्चे मुख्य रूप से जो है वो अनगढ़ लेखन करने लगते हैं और अपनी भावनाओं को अस्त व्यस्त चित्रों के द्वारा, अनगढ़ चित्रों के द्वारा व्यक्त करने लगते हैं। शायद यही कारण होता है कि उभरता लेखन के दौरान जब बच्चे कई बार अनूठे चित्रों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम एक नियमित ढर्रे के आदि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे भी हमें थोड़े से सावधान होने की जरूरत होती है कि किस तरीके से हम बच्चे से बात करें, बच्चे से चर्चा करें और समझने की कोशिश करें कि इसने जो भी चित्र बनाया है, चाहे वो गोली खींची है या आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हैं, उस चित्र से या उस गोले से बच्चा क्या दर्शाना चाहता है, उसके क्या भाव है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें उभरता पठन के ही जो बिंदु थे उसमें अगर हम इसको डिटेल से देखने की कोशिश करें कि पहला जो हमने बात किया था लिखित पाठ को पढ़कर, लिखित पाठ को सुनकर समझना, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को जब भी कहानी पढ़कर सुनाई जाती है तो उनका शब्द भंडार बढ़ता है। आप जितने ज्यादा कहानियां बच्चों को सुनाएंगे उतना ज्यादा शब्द भंडार जो है वो बच्चों का बढ़ेगा। साथ में क्या होता है, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ने के साथ साथ बच्चों को वाक्य संरचना की समझ होती है, किस तरीके से वाक्य लिखे गए हैं, उसमें किस तरीके से क्रिया और कर्ता का संबंध है, ये चीजें भी धीरे धीरे बच्चों को समझ में आती हैं। इसके साथ में वाक्य संरचना के समझ के साथ ही बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, जो समझने की प्रक्रिया है, वो भी विकसित होती है और बच्चों में पढ़ने को लेकर रुचि जगती है। आप जानते हैं कि कहानियां चूंकि रोचक होती हैं, जितनी ज्यादा रोचक कहानियों से वो रूबरू होते हैं उतने ज्यादा उनके लिखने पढ़ने की प्रक्रियाओं में रुचि जगती है और आगे चल के यही रुचि बच्चों को पढ़कर समझने की प्रक्रिया में बड़ी मदद करती है कि किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से समझा जाए, उसमें यही रुचि उनकी मदद करती है। दूसरे पॉइंट अर्थात अगर पठन अभिनय की बात करें तो ये आप लोगों ने गौर किया होगा या आपने बचपन में किया भी होगा या अगर आप अपने घर के बच्चों को देखेंगे तो पाएंगे
कि बच्चे जब किसी किताब या कहानी को बार बार देखते हैं या सुनते हैं, खास करके मसलन कक्षा में या माँ बाप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को किसी किताब की कहानी से, तो उन शब्दों को वो याद करने लगते हैं। शब्दों को याद वो चित्रों के माध्यम से करते हैं। एक चित्र का प्रतिरूप उनके दिमाग में बस जाता है और उसी के द्वारा वो शब्दों को याद करने लगते हैं। और कई बार वो बच्चे वही कहानी सुनते सुनते किताबों को उलटने पलटने लगते हैं और उलटते पलटते हुए पढ़ने का अभिनय करते हैं। इस अभिनय की प्रक्रिया में यह भी हो सकता है कि बच्चे पढ़ तो कोई और पढ़ रहे हों, बोल कोई और पढ़ रहे हों, क्योंकि बच्चों ने याद कर लिया है। लेकिन ये किताबों के उलटने पलटने की प्रक्रिया जो है बच्चों को लोगोग्राफिक पठन की तरफ अग्रसर करती है, जिसमें बच्चे चित्रों के माध्यम से शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो पठन अभिनय इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है और बच्चे जब भी पठन अभिनय करें या बच्चों को सुनकर जितना अवसर मिलेगा तो पठन अभिनय उनके लिए काफी कारगर होता है। अगला बिंदु जिस पर हम बात कर सकते हैं कि लोगोग्राफिक पठन क्या है। लोगोग्राफिक पठन पे भी हम बात कर सकते हैं कि जब बच्चे लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों की तरह पहचानने लगते हैं तो वह लोगोग्राफिक पठन कहलाता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि बच्चे कई बार तमाम तरीके के रखे पैकेट्स में से मैगी या पार्ले जी के बिस्किट्स को पहचानने लगते हैं। दरअसल वह लोगोग्राफिक पठन का ही एक उदाहरण है। करते क्या है, उसमें बच्चे कोरिलेट करते हैं चित्रों से, रंगों से, और उसको वस्तु से जोड़ देते हैं, प्रतीकों से जोड़ देते हैं और उसके बाद बच्चे रंग के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। खास तरीके के जो चित्र हैं, चित्रों को खास तरीके के शब्द हैं, शब्दों को खास तरीके के चित्रों में ढाल करके वो बच्चे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसी से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लोगोग्राफिक पठन भी काफी बेहतर विकल्प होता है जब बच्चे उभरती साक्षरता की प्रक्रिया में होते हैं। प्रिंट चेतना का विकास होता है उभरते पठन के दौर में। तो प्रिंट चेतना को देखा जाए कि बच्चों में यह समझ आ जाए कि जो वे बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा गया है उसे पढ़ा जा सकता है। तो कहते हैं कि उस बच्चे में प्रिंट चेतना का विकास हो गया है। जैसे जैसे प्रिंट चेतना का विकास बच्चों में होता जाता है तो वे लिखित और मौखिक भाषा के संबंध को समझने लगते हैं और जैसे जैसे लिखित और मौखिक भाषा का संबंध उनका बेहतर होता जाता है तो उनके सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी बेहतर होती जाती हैं। बच्चों को प्रिंट के लिखने के कई प्रकार मिलते हैं और इसके द्वारा वो लगातार अपनी भूमिका को बढ़ाते रहते हैं। अगर हम बात करें कि ये तो अब तक हमने जो बात की कि किस तरीके से भारत की भाषाई विविधता, भारत की सामाजिक आर्थिक परिवेश के कारण खास अलग अलग तरीके के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आते हैं, इसमें से ज़्यादातर ऐसी संख्या होती है जो वंचित बच्चों की होती है, जिनके पास पर्याप्त एक्सपोजर नहीं होता है। दूसरी बात हमने ये की कि किस तरीके से हम उभरती साक्षरता को समझ सकते हैं और उभरती साक्षरता के घटक कौन से हैं, जिसमें हमने बात किया पहले उभरता पठन पे, पठन के अलग अलग बिंदुओं पर बात की और उभरता लेखन पे बात की। उभरता लेखन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे जो भी अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से, आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से जब खुद को व्यक्त करते हैं तो उभरता लेखन है। अब हम ये समझ गए हैं कि उभरता पठन और उभरता लेखन बेहद जरूरी होते हैं हर उस बच्चे के लिए जिसको हम आगे शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उभरता पठन, उभरता लेखन ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे स्किल्स हैं जो निरंतर परिमार्जित होते हुए बच्चों को सिखाने की प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एक स्कूल उसमें क्या भूमिका निभा सकता है। एक शिक्षक किस तरीके की योजनाओं को बनाते हुए बच्चों को उभरती साक्षरता के अलग अलग पहलुओं से रूबरू करा सकता है। किस तरीके से एक शिक्षक बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में मदद कर सकता है। किस तरीके से एक शिक्षक तमाम सामाजिक आर्थिक अंतरालों को पाटते हुए हर बच्चे को हर तरीके के अवसर देते हुए उसको सीखने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। तो इसमें स्कूल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। स्कूल की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास घर पर पढ़ने पढ़ाने के कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए पढ़ने और पढ़ाने का जरिया एकमात्र स्कूल ही बचता है।
ऐसे में अगर स्कूल के लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाते हैं, इस दिशा में कुछ कदम उठा पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने पढ़ाने की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे और उनकी समझ लगातार पुख्ता होती जाएगी। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन पर स्कूल काम कर सकता है, कुछ रणनीतियां बना सकता है, और टीचर कुछ खास तरीके के काम करते हुए बच्चों के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं और उनकी उभरती साक्षरता के अलग अलग बिंदुओं पर काम कर सकते हैं। मसलन हम ये कर सकते हैं कि कक्षा में कहानियों का सुनाना और उन पर चर्चा की जाए। क्लासरूम में अलग अलग कहानियां सुनाई जाए और उन पर चर्चा की जाए। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को चित्र बनाने के तमाम अवसर दें और खुद को एक्सप्रेस करने के तमाम अवसर दें। क्लासरूम में सायास प्रयास किया जाए इसका। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को लोगोग्राफिक पठन के, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि शब्दों को चित्रों के माध्यम से समझना, तो लोगोग्राफिक पठन के अवसर दिए जाएं। लोगोग्राफिक पठन का अवसर भी उभरती साक्षरता के बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण क्रम है, उसको हम देख और समझ सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं क्लासरूम में कि प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाया जाए। प्रिंट समृद्ध वातावरण में आप पूरे स्कूल के माहौल को बदल सकते हैं, एक भाषा के क्लासरूम के माहौल को बदल सकते हैं, और तमाम उसमें अनेक चीजों का समावेश करते हुए आप एक ऐसा स्कूल का माहौल बना सकते हैं जहां बच्चे को चारों तरफ लिखने पढ़ने के, समझने के, देखने के अवसर मिले। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के साथ ग्रुप में पठन करवाएं, साझा पठन करवाएं, जिसमें सब बच्चे मिलकर पढ़ रहे हों, चर्चा कर रहे हैं। कविताएं और गीतों का सहारा ले सकते हैं। उभरती साक्षरता में हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चे जितना ज्यादा प्रिंट से रूबरू होंगे, जितने ज्यादा शब्दों से रूबरू होंगे, वो उतने ही ज्यादा सीखेंगे। तो हम कविताओं और गीतों का भी सहारा ले सकते हैं। शुरुआती दौर में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि खास करके कहानियां, कविताएं और गीत काफी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो इस पर बड़े ही प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। मसलन अगर हम कहानियों को देखें, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कक्षा में कहानियां सुनाना और उन पर चर्चा करना बेहद जरूरी होता है। साथियों, हमने, आपने या दुनिया भर के लगभग सारे लोग अपने बचपन में कोई न कोई कहानी सुनते ही हैं, और ये कहानियां हम कई बार अपने घरों में सुनते हैं, कई बार शिक्षक सुनाते हैं, और कहानियों के द्वारा अगर अच्छी कहानी होती है तो हम कल्पना के सागर में गोते लगाने लगते हैं। रोचक कहानियां हमें नई नई चीजों को पढ़ने के लिए उकसाती हैं, नई नई चीजों से जुड़ने के लिए उकसाती हैं, नए तरीके से सोचने के लिए उकसाती हैं। और कहानियां जो है वो कई बार हमें ऐसा भी करती हैं कि हम भावों को समझने लगते हैं, शब्दों को समझने लगते हैं, वाक्य संरचना को समझने लगते हैं। ऐसे में कहानियां एक सशक्त माध्यम हो सकती हैं। छोटी छोटी कहानियां लेके, जिसमें बच्चे खुद उनके स्थानीय परिवेश की कहानियां हो, आसपास की कहानियां हो, उनके घर परिवार की कहानियां हो, और ऐसी कहानियां हो जिसमें बच्चे खुद को उनके पात्रों से जोड़ सकें। तो ऐसी कहानियां निसंदेह उभरती साक्षरता के अलग अलग बिंदुओं को ग्रहण करने में बच्चों की बड़ी मदद करती हैं। चित्र बनाने और लेखन द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करने के भी अवसर देना बहुत जरूरी है। बच्चों को लगातार प्रेरित करते रहें कि वो अनगढ़ ही सही, टूटा फूटा ही सही, जैसा भी हो, कुछ चित्र बनाएं, दीवारों पर बनाएं, अपने नोटबुक में बनाएं और लिखकर अपने को अभिव्यक्त करें। जितना ज्यादा हम उनको अभिव्यक्त करने के अवसर देते हैं, वो उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व होते रहते हैं। लोगोग्राफिक पठन करवाने पे एक स्कूल में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे बच्चों के नाम कार्ड से हम कोई खेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों के मनपसंद कविताओं के शब्दों की पहचान करवा सकते हैं, बच्चों के साथ साथ संवाद में आए शब्दों की पहचान करवा सकते हैं। चित्र और शब्द कार्ड को मिलाने वाले गेम कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ चित्र हो, एक तरफ शब्द हो, और बच्चों से गेम खेल सकते हैं कि कौन बच्चा जल्दी मिलाता है या कौन बच्चा सही मिलाता है। तो इस तरीके की प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोगोग्राफिक पठन में मदद कर सकते हैं। आसपास की चीजों के नाम लिखना और पहचानना, ये बड़ा जरूरी है दोस्तों। क्लासरूम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे मान लीजिए दरवाजा है, खिड़कियां हैं, पंखे हैं, लाइट है, इनके हम नाम लिख के बच्चों से पहचानने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे में तुरंत, क्योंकि दैनिक जीवन में उनके उपयोग में होती हैं दरवाजे, खिड़कियां, लाइट, ब्लैक बोर्ड, और अगर इस पर हम लिख के एक लेबल लगा देते हैं तो बच्चे
बहुत जल्दी शब्दों और चित्रों के बीच कोरिलेट कर पाते हैं और पढ़ने की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। तो एक ये बढ़िया काम हो सकता है। क्लासरूम को बेहतर करने के लिए प्रिंट रिच माहौल बनाना बेहद ज़रूरी होता है। और प्रिंट रिच माहौल की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक उसमें तमाम तरीके के इनपुट्स जो है वो क्लासरूम में दे सकता है। अमूमन हम देखते हैं कि हमारी कक्षाओं में खास करके भाषा की कक्षाएं इतनी नीरस होती हैं, सूनी दीवारें होती हैं, शिक्षक किताब लेके पढ़ा रहा होता है। हमें शायद उस परिवेश को बदलने की ज़रूरत है। स्कूल की दरों दीवारें बोलती हुई होनी चाहिए, उस पर कुछ कविताएं लगी होनी चाहिए, कुछ चित्र बने होने चाहिए, कुछ कहानियां होनी चाहिए, जिससे बच्चे जहां देखें वहां भाषा अलग अलग भाषा के अलग अलग पहलुओं से उनको गुजरने का मौका मिले, देखने समझने का मौका मिले, ताकि वो उन प्रक्रियाओं से होकर गुजर सकें। तो हम कर सकते हैं कि अलग अलग कहानियों के, कविताओं के, पहेलियों के चार्ट हम हाथों से बना के लगा सकते हैं। बहुत सारे मिलते भी हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं जिसमें बच्चों की मदद से दीवारों पर कुछ अनगढ़ लेखन या जो भी बच्चे लिखते हैं उसको लिखने के लिए पर्याप्त हम स्पेस दे सकते हैं। तो शुरुआती कक्षाओं में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भी हम कर सकते हैं कि बच्चों की हाइट के बराबर हर क्लासरूम में थोड़ी सी दीवार काली करवा दें और बच्चों को उस पर लिखने के अवसर दें। उसे हम मिटा सकते हैं तो लगातार बच्चों के लिए हम ब्लैक बोर्ड का काम भी ले सकते हैं उन दीवारों से, और उन दीवारों पर बच्चों के मन की बातों को लिखने की हम प्रेरणा दे सकते हैं कि जो मन में आता है, जो उन्होंने देखा है, समझा है, उसको वो देखें, समझें और वो देखें, समझें और लिखें। ये काम कर सकते हैं। शब्द दीवार बना सकते हैं, अलग अलग शब्दों के खेल खेलते हुए शब्द दीवार बना सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं कि हम कहानियों की किताबों को रख सकते हैं बच्चों के पास में, और उन कहानियों की किताबों के द्वारा बच्चे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कहानियों की किताबों के लिए पुस्तकालय भी हो सकता है, पुस्तकालय में हो सकता है एक जगह हो, या ये हो सकता है कि पुस्तक का एक कोना भाषा की क्लास के अंदर ही हो। शुरुआती दौर में बच्चों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत होती है। जब बच्चे उसको अपना मानने लगते हैं तो फिर ओनरशिप जैसे ही आती है तो किताबों की देखरेख वो करने लगते हैं। कहानियों, हाँ, यह ध्यान देने की जरूरत है कि कहानियों की किताबें ऐसी हों जो बच्चों के स्तर के अनुकूल हों, फॉन्ट उसमें बड़े हों, वाक्य छोटे छोटे हों, रोचक हों, चित्रों से भरपूर हो। अगर ऐसी किताबें होंगी तो बच्चे उससे शुरुआती दौर में जुड़ पाएंगे। CBT यानी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और एकलव्य, प्रथम, रूम टू रीड की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को शुरुआती दौर में काफी मदद कर सकती हैं। तो हम वहां से भी किताबें ले सकते हैं और वहां से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से साझा पठन की प्रक्रियाएं हम अपना सकते हैं क्लासरूम में कि बच्चे एक साथ मिल करके कुछ पढ़ें, बात करें और सामूहिक रूप से पठन की प्रक्रिया हो। तो उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शांत रहते हैं उनको भी अवसर मिलता है पढ़ने का, और पढ़ने के उस अवसर को भुनाते हुए बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कविताएं और गीत अगला माध्यम हो सकते हैं कि स्कूल में बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए वो कविताएं और गीत हम जिस तरीके से सुर लय ताल के साथ करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, तो बच्चे कई बार भावों के साथ कविताओं को कंठस्थ कर लेते हैं। वो चित्रों को समझते हैं, शब्दों से उसको कोरिलेट करते हैं और फिर वो लोगोग्राफिक पठन की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत सारे वर्ती साक्षरता के बिंदुओं को पार कर जाते हैं, जो आगे चल के उनको लिखने पढ़ने की उसमें दिशा में मदद करते हैं। दोस्तों, ये अब तक की जो कुल चर्चा थी उसमें हमने क्रम से यह देखने की कोशिश की कि उभरती साक्षरता की जरूरत क्यों है, उभरती साक्षरता की परिभाषा क्यों है और उभरती साक्षरता के घटक कौन कौन से हैं, और एक स्कूल मुख्य रूप से किस तरीके से उभरती साक्षरता को बेहतर करने के लिए अलग अलग रणनीतियां बना सकता है। निसंदेह अगर हम इन बिंदुओं पर काम कर पाएं तो हमारे क्लासरूम के बच्चे बेहतर तरीके से सीखने सिखाने की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे, और जो भी शिक्षा के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, जो भी लर्निंग आउटकम्स हमने निर्धारित किए हैं, वो बच्चे समय रहते प्राप्त कर पाएंगे और एक बेहतर नागरिक, एक रोचक सीखने वाले में तब्दील हो पाएंगे। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त विपिन पांडे, धन्यवाद।